Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to start community health nursing lectures and starting with the first chapter, Introduction Community Health Nursing. So from now we are start uploading community health lectures on the weekly basis. So let's start our first video of community health nursing. So introduction objectives are there. First start with the introduction terminologies. So there are some very important terminologies which are defined first of all, community. What is community? Community होती क्या है? कम्युनिटी जो होती है इसमें कॉमन कंसर्न्स के पीपल आते हैं, यानी कि वो लोग जिनके कंसर्न्स कॉमन हो, जिनके इंटरेस्ट कॉमन हो, जिनकी और अगर हम जो है स्ट्रक्चरली जोग्राफिकली इसे डिफ़ाइन करें, सो वो जोग्राफिकल एरिया जिसकी अराउंड जो है कुछ बाउंड्रीज़ हों, एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज़ हो, उस बाउंड्री के अंदर जो है वो ये कम्युनिटी जो होती है ये नेबरहुड भी इसमें आ सकता है, इसमें सिटी भी आ सकती है, कंट्री भी आ सकती है और स्टेट भी आ सकता है. बेसिकली कम्युनिटी जो होती है हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक ख़ास इलाके में रह रहे हों, उस इलाके की कुछ बाउंड्रीज़ हों और उनके उस जगह के जो लोग हैं वो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हों, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस रखते हों और साथ में उनके कंसर्न्स, उनके प्रॉब्लम्स कॉमन हो. So that's called community. Like if we define by geographical, so if this is the somewhat some area, like this is the Peshawar. So Peshawar, this अगर इनकी स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं देन दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी. बेसिकली और कम्युनिटी के मदद से कम्युनिटी जो होती है, लाइक अगर हम इस स्लाइड के दूसरे पॉइंट में देखें, सो डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स लैटिन वर्ड कम्युनिकस से निकला है, विच मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल. सो बेसिकली कम्युनिटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल. Geographically we can define as like some area which have specific boundaries called community, and basically we called a group of people which have common concern, common interest, common problems and mutually interact with each other. So जैसे कि हम कहते हैं कि जूइश कम्युनिटी हो गई, वो यहाँ पे रहती है पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी है, ये है और इस इलाके में रह रहे हैं. और जैसे कि अब नर्सिंग अगर हम देख लें तो नर्सिंग कम्युनिटी भी होती है जिसमें सारे जो भी नर्सेज हैं तो वो नर्सिंग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं. लाइक अगर कोई लॉ में है तो लॉ कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है. सो दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी, जिनके कंसर्न्स कॉमन होते हैं. लाइक अब ऑल नर्सेज जो हैं इस पूरे पेशावर में जितने भी नर्सेज हैं दे बिलोंग टू नर्सिंग कम्युनिटी वी कॉल्ड, एंड इनके कंसर्न्स कॉमन है, इनका सब कुछ जो है वो कॉमन है. और ये सेकेंड लाइन जो है इससे मस्ट एमसीक्यूज आने वाला है, सो मस्ट मेमोराइज इट. हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कम्युनिटी हेल्थ का क्या मतलब निकलता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनके कॉमन करेक्टरिस्टिक होते हैं. और कम्युनिटी जो होती है इसे हम लोकेशन के बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी लोकेलिटी में है, रेस के बेस पे भी हम इसे, नस्ल के बेस पे भी हम इसे डिराइव कर सकते हैं, एथनिक के बेस पे, एज के बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, इंटरेस्ट इन पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, अगर किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई आउटकम आ रहा है उसका, तो उसके बेस पे हम कर सकते हैं. और कॉमन बॉन्ड्स, कॉमन इंटरेस्ट के बेस पे हम, यानी कि कम्युनिटी जो है इसे हम डिफरेंट बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं. लाइक हमने ग्रुप ऑफ पीपल के बेस पे किया, हमने जोग्राफी एरिया के बेस पे किया, इस तरह एथनिसिटी के बेस पे हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन के बेस पे हो सकते हैं, जैसे कि हमने नर्सिंग वाला किया. सो दैट्स द पॉइंट. कम्युनिटी का फिर से डेफिनेशन आ गई है कि वही बात है कि कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनके, वहाँ के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं ताकि उनके कॉमन कंसर्न्स जो हैं वो पूरे हो सके. कम्युनिटी जो होती है इसके कुछ मेन 6 एलिमेंट्स हैं जिससे जो है कम्युनिटी जो है उसके वो करेक्टराइज्ड हो सकती है. सो फर्स्ट आता है मेंबरशिप. कम्युनिटी किस लिए ज़रूरी है? मेंबरशिप के लिए, यानी कि हमारी कम्युनिटी जो होती है वो एक आइडेंटिटी होती है कि हाँ हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करें, हम नर्सिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. सो दैट्स अवर आइडेंटिटी. फिर है कॉमन सिंबल सिस्टम.
कॉमन सैम्पल सिस्टम यानी कि उनकी लैंग्वेज सेम होती है, उनके रिचुअल सेम होते हैं, इनकी सेरेमनी सेम होती है। अगर हम देखें कि अगर ज्विश कम्युनिटी है या फिर अगर हम देखें पठान कम्युनिटी है तो उसमें अलग तरीके के रसूमात वगैरह होते हैं, उनकी सेरेमनीज़ अलग तरीके से मनाई जाती हैं। अगर हम सिंध कम्युनिटी यानी कि सिंधी लोगों की देखें तो उनकी अलग होती है। इस तरह डिफरेंट जो उससे बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंट अगर उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है तो उनकी सेरेमनी भी डिफरेंट होंगी, उनका रिचुअल्स डिफरेंट होंगे दूसरों की। अगर बलोची है कोई तो उनके अलग होंगे। इस तरह पे हम डिफाइन कर सकते हैं। शेयर्ड वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स यानी कि उनके उसूल, उनकी जो रस्म व रिवाज वगैरह होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं उसके बेसिस पे। यानी कि कम्युनिटी जो होती है वो डिफाइन करती है आपकी वैल्यूज़। यानी कि अगर ये कम्युनिटी थे हमें पता चलता है यहाँ इनकी ये वैल्यूज़ है, इनके ये नॉर्म्स हैं, इनके ये उसूल है, उनके प्रिंसिपल्स हैं। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होता है, कम्युनिटी मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी जितने भी नीड्स वगैरह होते हैं वो एक दूसरे के साथ करते हैं। यानी कि एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे की ज़रूरत में एक दूसरे के काम आते हैं और उनकी जो जितने भी इमोशनल कनेक्शंस होते हैं वो सब कुछ, यानी कि उनकी हिस्ट्री कॉमन होगी। अगर कोई एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है उनके एक्सपीरियंसेस होंगे कॉमन होंगे, उनका जो म्यूचुअल सपोर्ट होगा वो कॉमन होगा। कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ। अब कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है? कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है? कम्युनिटी हेल्थ जो होती है यानी कि कम्युनिटी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, उसे हम कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। यानी कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं किसी एक ख़ास इलाके, किसी एक ख़ास जियोग्राफिकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका कम्युनिटी। तो वहाँ पे जो है वहाँ की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं, तो वो वहाँ की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या एक्शंस ले रही हैं, इस सब को हम एज अ कम्बाइंड हम कम्युनिटी हेल्थ का नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हज़ारा विलेज है, वहाँ की जो वहाँ की पे लोगों के लिए क्या क्या, उनकी हेल्थ के लिए क्या क्या किया जा रहा है। कैलाश है, पार्सिस है और प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर के लोग हैं, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर वहाँ पे बनाए गए हैं या फिर पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वहाँ पे उन लोगों की हेल्थ का किस तरह से ध्यान रखा जाता है, किस तरह से उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, इस सब को हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ। अब हम कहेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। पहले हमने पढ़ा कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, एंड देन वी डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ होती है यानी कि उनकी वेल बीइंग कैसी है। हेल्थ जो है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल फिजिकली, सोशली, मेंटली जो है वो वेल बीइंग हो, यानी कि हेल्दी हो, दैट्स कॉल्ड हेल्थ। और अब हम आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो नर्सिंग होती है वो किस तरह की जाती है। यानी कि जो डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है वो किस तरह होती है। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो है ये एक ऐसी फील्ड है नर्स की जिसमें कंबाइंड स्किल्स ऑफ नर्सिंग आती है। यानी कि नर्सिंग के जितने भी स्किल्स होती हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हों, चाहे वो सोशल असिस्टेंस का हो, तो वो जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसमें ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि इसमें क्या करते हैं ये लोग, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स चलाते हैं ताकि उस कम्युनिटी के जो लोग हैं घर घर जाके जो है वो लोगों को अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं अबाउट द हेल्थ प्रमोशन के बारे में, ताकि वहाँ की जो कंडीशन है, सोशल कंडीशन है या फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी रहे। फिजिकल इन्वायरमेंट आपका सही होगा सो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका मेंटल इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सो इस सब को जो है मैनेज करने का काम जो होता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का होता है, ताकि वो रिहैबिलिटेट करे अगर कोई इल है और डिसेबिलिटी से उन्हें बचा सके। लाइक वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चलाते हैं सो उसे भी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ज़िम्मे होता है ये सब कुछ। और ये डेफिनेशन जो है ये WHO एक्सपर्ट कम्युनिटी ऑफ नर्सिंग ने दी है। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन भी आपने याद रखनी। ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है मैकलाया इचल ने क्या डेफिनेशन की है। यानी कि इसमें क्या होता है कि
डिफरेंट क्लाइंट यानी कि द यूटिलाइजेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन द डिफरेंट लेवल ऑफ क्लाइंट इंडिविजुअल, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस जो होती है इसकी हम यूटिलाइजेशन करते हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए, फैमिलीज़ के लिए, पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि हम किसी ना किसी तरीके से जो है उनकी हेल्थ को प्रमोट करें, उन्हें डिजीज़ से बचा सके, डिसेबिलिटी से बचा सके, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सके. सो दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? 3 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ होती हैं, अर्बन, सबअर्बन एंड रूरल होती है. स्पेशल इनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक हैं. अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं? अर्बन एरियाज़ जो होते हैं ये हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, यानी कि जिसे हम सिटी एरिया कहते हैं. शहरी इलाके जो होते हैं हाईली पॉपुलेटेड होते हैं है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग और वर्किंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं. लिविंग और वर्किंग पर्पस के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है. अर्बन एरियाज़ जो होते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल एटोनमी होती है, यहाँ पे हब्स होते हैं, मरकज़ होते हैं बहुत सारे, और जो शहर होता है वहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं जो एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरत होती है. यानी कि रूरल और सब अर्बन एरियाज़ जो होते हैं उनको भी जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो सारे अर्बन एरियाज़ में होते हैं. सो उन्हें वो रिसोर्सेज जो है वो हासिल करने के लिए जो है वो मूव करना पड़ता है फॉर दिस पर्पस के लिए टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज़. अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं, ये सिटीज़ होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, कंजस्टेड होते हैं, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, फ्री स्पेस नहीं होता, ओपन स्पेस नहीं होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है. लाइक यहाँ पे बसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, वॉक पे लोग जाते हैं, टैक्सीज़ होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, टॉल बिल्डिंग्स होती हैं. सो ये एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि अर्बन एरियाज़ किस तरह दिखते हैं. फिर है रूरल एरियाज़, यानी कि जो देहाती इलाके होते हैं, गांव वगैरह होते हैं. सो यहाँ पे जो है बिल्कुल ओपन स्पेस होता है, और सब कुछ जो है वो खुला माहौल होता है, बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे है. और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो फार्मिंग वगैरह करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. दैट्स वाई उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है दैन अर्बन एरियाज़ के लोगों से है. और फैमिली इनकम के लिए उन्हें यही फार्मिंग वगैरह खेती बाड़ी करनी होती है, यही उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है. और यहाँ पे जो है बेसिकली मेडिकल फील्ड के, यानी कि मेडिकल केयर के लिए उन्हें मेडिकल पर्पस के लिए फिर उन्हें सिटीज़ की तरफ मूव करना होता है अपनी बेसिक लिविंग नीड्स को पूरा करने के लिए. रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है वो नहीं होती है, लार्ज डिस्टेंसेस पे जो है वो घर होते हैं, और लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस एंड नेचुरल एरियाज़ होते हैं. और यहाँ पे अगर शहर से जाना हो तो वॉक बाय वॉक जा नहीं सकते हैं, सो ड्राइव करके जाना होता है. रोड जो होते हैं यहाँ पे इतने सही नहीं होते हैं, और लाइक आपने जो है वो लग्जरी कार्स में नहीं जा सकते हैं, बल्कि आपने हाई पिकअप ट्रक्स की ज़रूरत होती है जाने के लिए, यानी कि हाइटेड जो कार्स वगैरह होती हैं वहाँ पे जाना पड़ता है. और यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स होते हैं, लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं फार्म्स के लिए. सब अर्बन एरियाज अब क्या होता है? सब अर्बन एरिया जो होता है ये अर्बन और रूरल एरिया के दरमियान में आता है, यानी कि ये इन दोनों के दरमियान का वो है, यानी कि जो सिटीज़ में जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पे थोड़े से अवेलेबल होते हैं, और जो रूरल का थोड़ा सा हिस्सा है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है. सब अर्बन एरियाज जो होते हैं ये यहाँ पे रेजिडेंसीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं. ये एरियाज़ जो होते हैं यहाँ पे भी लार्जर पॉपुलेशन होती है देन रूरल एरिया से, बस कम पॉपुलेशन होती है देन सिटी से. ये भी स्मॉल होते हैं एंड जो है वो सिटी से बाहर होते हैं, यानी कि सिटी के करीब करीब जो इलाके होते हैं उन्हें हम सब अर्बन एरियाज़ कह सकते हैं, यानी कि उन्हें सिटी के रिसोर्सेज हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, उनके करीब ही होते हैं. सब अर्बन एरियाज़ जो होते हैं इसे हम बर्ब्स भी कहते हैं फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, एंड यहाँ इसे भी हम सिटी भी कह सकते हैं, यानी कि ये सिटी होती भी है और नहीं भी होती है, दरमियाना है. और यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, पॉलिटिकल एटोनमी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है. सब अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं ये क्लोज होती हैं, इतनी ज़्यादा जो है इसमें ओपन स्पेस भी नहीं होता है और ना ही इतना ज़्यादा कंजस्टेड होता है सिटीज़ की तरह. यहाँ पे भी फ्यूअर पीपल्स रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं ये स्मॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, अपने घर होते हैं उनके. और यहाँ पे स्काई क्रैपर्स का मतलब होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होती हैं सिटीज़ की तरह.
यहाँ पे घरों के साथ यार्ड्स वगैरह होते हैं, यानी कि बागीचे वगैरह होते हैं, और नेचुरल एरियाज़ भी होते हैं कुछ कुछ। यहाँ पे भी ड्राइविंग वगैरह यानी कि कार्स वगैरह घूमती रहती हैं, बस और ट्रेन्स वगैरह होती हैं। सो अब ये जो पिक्चर दिखाया गया है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यानी कि रूरल वाला और अर्बन एरियाज़ के दरमियान में सबअर्बन एरिया होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इसमें 4 स्टेजेस हैं और कम्युनिटी हेल्थ डेवलपमेंट के। ये MCQs में आ सकता है कि कितने स्टेजेस हैं। अर्ली होम केयर आता है सबसे पहले, जो कि मिड 1800s में था, एंड डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग आती है। फिर उसके बाद पहले अर्ली होम केयर से नर्सिंग स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में चेंज हो गया, जो कि मिड 1800s to 1900 में आता है, सेंचुरी में आता है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में फिर ये डेवलप हो गया 1900 से लेके 1970 तक ये रहा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फिर उसके बाद स्टार्ट हो गई 1970 से लेके प्रेजेंट डे तक। सो अर्ली होम केयर स्टेज बिफोर मिड 1800 से जो स्टार्ट हुआ था। सो इस सेंचुरी में क्या होता था कि मैनी सेंचुरीज तक जो है वो नर्सिंग जो है, यानी कि सिक को किस तरह से अटेंड किया जाता था कि फैमिली मेम्बर्स में से ही फीमेल जो होती थी वो, या फिर अगर उनके आस पड़ोस में जो है कोई फीमेल मेंबर होती थी तो वो सिक जो है उसे होम में ही अटेंड कर लेती थी, यानी कि घर में ही उसका इलाज करवाती थी ये। और उनका जो ज़्यादातर फोकस होता था वो ये था कि जिस उससे वो सफ़र कर रहे हैं, जिस डिज़ीज़ वगैरह से, यानी कि किस सिकनेस से वो सफ़र कर रहे हैं, सो उसको रिड्यूस करना था और हीलिंग प्रमोट करनी थी। यानी कि उस वक्त इतना सब कुछ डेवलप नहीं था, तो बस उन्होंने इतना करना था कि वो बेहतर हो जाए, थोड़ी सी उसकी हालत जो है वो बेहतर हो जाए। सो दिस इज़ डिफाइंड बाय कैलिश एंड कैलिश 1986। द अर्ली रूट जो होम केयर नर्सिंग है, इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? रिलीजियस की वजह से और चैरिटेबल ग्रुप्स की वजह से। यानी कि रिलीजियस में ये था जैसे कि क्रिश्चियनिटी से ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कि वहाँ पे जो कैथोलिक वो जो चर्चेज होते थे, वहाँ पे जो नर्स होती थी वो जो है वो ट्रीट करती थी सिक को। सो ये रिलीजियस उससे स्टार्ट हुआ है। एंड कुछ फिर ऐसे चैरिटेबल ग्रुप्स बन गए, उन्होंने जो है फीमेल्स वगैरह को थोड़ा बहुत कुछ सिखाया कि वो किस तरह से सिक को केयर प्रोवाइड कर सकती हैं, ताकि वो थोड़ा बहुत जो है वो हीलिंग प्रमोट कर सकें, यानी कि वो बेहतर हो जाए अपनी हालत से है। सो बस इतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, तो बस वो सिर्फ उनका फोकस था कि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ये स्टेज तो था, ये बहुत ज़्यादा डिप्लोरेबल कंडीशंस थी इस वक्त, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी उस वक्त। जिसके बाद फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल आई, 1820 से लेके 1910 तक था। 1820 में उनकी बर्थ हुई, डेथ जो है वो 1910 में हुई, और वहाँ से फिर उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया। सो जो ज़्यादातर मॉडर्न कम्युनिटी है नर्सिंग है, इसकी फाउंडेशन जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ही वजह से है। उनकी जितनी भी एकम्पलिशमेंट्स हैं, उन्होंने जो मॉडल्स पेश किए नर्सिंग के लिए, बिकॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इन्हें कहा जाता है। नाइटिंगेल जो होता है उनकी क्या कंसर्न थी? उनकी कंसर्न जो है वो पॉपुलेशन थी, यानी कि उनका ये था कि पॉपुलेशन जो है वो सिकनेस की तरफ जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे है। और उनका विजन ये था हाँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आए, यानी कि हेल्थ में जो है वो रिफॉर्म्स लेके आए, उसे तब्दील करें, उसके अंदर जो है और चीज़ें ऐड करें, यानी कि उसे डेवलप करें, उसे और ज़्यादा बेहतर बना लें, ताकि जिसकी वजह से उस हेल्थ रिफॉर्म्स की वजह से जो उन्होंने बनाए, उन्होंने हेल्थ मॉडल्स पेश किए डिफरेंट, उसके लिए जो है एकम्पलिशमेंट्स की ये। सो जिसकी वजह से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो आज वजूद में आई है। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग मिड 1800 टू 1900। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग क्या होती है? जो होम केयर है उसके बाद फिर ये थोड़ा सा जब डेवलप्ड हो गया थ्रू फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इस तरह की कुछ और भी जो है वो पास्ट में रह चुकी है उनकी एकम्पलिशमेंट की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से फिर ये चेंज हो गया इनटू डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में। सो नेक्स्ट स्टेज जो है इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो ये किस तरह से आया? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनाई गई विजिटिंग नर्सिंग के लिए और डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग के लिए। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग को हम विजिटिंग नर्स भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट नर्सेज जो होती हैं
वो सिक को केयर प्रोवाइड करने के लिए थी, और उनका जो ज़्यादा मेन पॉइंट जो था, यानी कि उनका जो थॉट था वो ये था कि वो क्लीनलीनेस को ज़्यादा प्रमोट करें एंड होलसम लिविंग टू दियर पेशेंट, यानी कि पेशेंट जो है उससे ज़्यादा उसकी सफाई वगैरह पे ध्यान दे, उन्हें हेल्थ प्रमोशन के बारे में बताए, डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में बताए है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेल्थ प्रमोशन है, यानी कि हम जो लोगों को प्रिवेंशंस के बारे में बताते हैं, ये इवन अर्ली पीरियड्स में ही, सेंचुरीज़ में ही, 19th सेंचुरीज़ में ही ये स्टार्ट हो गया था। नाइटिंगेल ने जो है इन्हें हेल्थ नर्स का नाम भी दिया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग जो है ये एमसीक्यूज में आ सकता है, नोट कर लें। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग को हम विजिटिंग नर्स भी कहते हैं एंड हेल्थ नर्स भी कहते हैं, एंड हेल्थ नर्स का नाम जो है वो नाइटिंगेल ने दिया है इन्हें। सो द फेसिस था, यानी कि जो अर्ली ही सेंचुरीज़ में प्रिवेंशन के बारे में, हेल्थ प्रिवेंशन के बारे में एंड हेल्थ प्रमोशन के बारे में जो बताया जा रहा था। सो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर था डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में, और बाद में इसमें और भी रिफॉर्म्स आए, हेल्थ रिफॉर्म्स आए, जिसकी वजह से फिर ये फर्दर डेवलप हुआ इनटू पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में एज ए स्पेशलिटी के तौर पे। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या थी डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में कि उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट जो है उनकी नंबर इंक्रीज़ हो गई थी टूवर्ड्स द सिटीज़ की तरफ, एंड जो है यानी कि जो हिजरत करने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा हो गए, सिटीज़ में क्राउड वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो है जो कच्चे इलाके थे वहाँ पे कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। सैनिटेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, यानी कि सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था, और अगर हेल्प जो है प्रोवाइड की भी जा रही थी तो वो अनसेफ प्रैक्टिस होती थी, अनहेल्दी प्रैक्टिस होती थी। नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो उस वक्त तक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग जो है उन्हें इतना ज़्यादा कोई जो है प्रिपेयर इस तरह नहीं किया था, ना ही उन्हें ऐसी कोई ट्रेनिंग दी थी कि जिससे वो पेशेंट जो है उसकी मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम जो है, मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम जो है वो उसके साथ भी डील कर सके। यानी कि वो सिर्फ उन्हें सफरिंग से बचा सकती थी, सिकनेस से बचा सकती थी, उनका जो है इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो मल्टीपल हेल्थ से, यानी कि जो हम हेड टू टो अप्रोच करते हैं थ्रू डिफरेंट एंगल्स, यानी कि उनकी सोशल हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी फिज़िकल हेल्थ का, उनकी मेंटल हेल्थ का, तो उसमें ये एबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में ये वाली ज़्यादा रुकावटें आ रही थी। अब है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ट्रेनिंग 1900 टू 1970। फिर उसके बाद ये फर्दर डेवलप हुआ इनटू पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में जो है डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग जो है इनका जो वो है वो ब्रॉड कर दिया गया फोकस। अब जो है नर्सिंग का क्या फोकस था नर्स का, कि अब वो सिर्फ पुअर नहीं, यानी कि जिनको सिर्फ ज़रूरत है उनको नहीं, बल्कि ओवरऑल जो जनरल पब्लिक है उनकी हेल्थ के वेलफेयर के बारे में सोचेंगी, उनका ध्यान रखना है उसने। सो इसमें अब ये ब्रॉड हो गया थोड़ा सा। सो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो लिनियन डी वॉल्ट्स की थी। 1867 बर्थ है इनकी, 1940 डेथ। इनकी कंट्रीब्यूशन जो है पब्लिक हेल्थ नर्स में बहुत ज़्यादा है, एंड उनकी जो ड्राइविंग कमिटमेंट है उसका ये उनका मकसद था कि वो सिर्फ नीडी पॉपुलेशन जो है उनको सर्व करे, यानी कि वॉज टू सर्व टू नीडी पॉपुलेशन, यानी कि जो जनरल पब्लिक है ओवरऑल, उसके साथ साथ जो है जो नीडी पॉपुलेशन, यानी कि जिन्हें पहले हेल्थ केयर की ज़रूरत है उन्हें पहले प्रोवाइड की जाए। सो नीडी पॉपुलेशन के लिए इनका फोकस था। वॉल्ट जो है उन्होंने इस पे जोर दिया कि इलनेस की किस तरह प्रिवेंशन की जाए, हेल्थ को प्रमोट किस तरह किया जाए, हेल्थ टीचिंग के ज़रिए के, यानी कि हेल्थ एजुकेशन उस टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी थ्रू नर्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशन किस तरह की जाए। और उसने जो है उन्होंने एपिडेमियोलॉजिकल मेथडोलॉजी यूज़ की। एपिडेमियोलॉजी हम कहते हैं कि जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह एक डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है और हम उसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मेथडोलॉजी, यानी कि उसमें एपिडेमियोलॉजिकल मेथडोलॉजी यूज़ की, ये मेथड्स यूज़ किए एपिडेमियोलॉजिकल, ये मेथड्स यूज़ किए जो कि एक हॉलमार्क साइन है ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1970 टू प्रेजेंट डे तक, अब तक जो प्रेजेंट है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसे हम कहते हैं। सो जब 1960s एंड 1970s तक जो है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है वो भी चलती रही एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो भी चलती रही। लेकिन अब जो है इसके अंदर क्या वो आया कि ये इनकी जो प्रैक्टिस सेटिंग थी, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, तो इसमें क्या था कि इन्होंने हर जगह पे क्लिनिक्स वगैरह बनाए थे कम्युनिटी बेस पे। वहाँ पे डॉक्टर के ऑफिसेज थे, वर्क साइट्स थी, स्कूल में वो जाते थे, हेल्प प्रोवाइड करती थी, एंड ताकि जो है
यानी कि जितनी भी नर्सेज जो हैं वो टू प्रोवाइड अ लेबल दैट इनकम्पास ऑल नर्सेज इन द कम्युनिटी, यानी कि उन्होंने ऐसा लेबल उन्हें प्रोवाइड किया था कि वो इनकम्पास कर सके जितनी भी नर्सेज हैं इन द कम्युनिटी में। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये पैदा हुआ कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग भी चल रही थी एंड साथ में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी चली, तो इनके दरमियान का डिफरेंस क्या था, हम इसे किस तरह से डिफिशिएट कर सकते हैं, अब ये कन्फ्यूजन था। सो इन दोनों वर्ड्स जो हैं यानी कि पब्लिक हेल्थ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ नर्स, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल सेम है एक दूसरे के साथ, एंड had different meanings for many fields in the fields। लेकिन इनकी जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स भी आ सकती हैं, यानी कि डिफरेंट मीनिंग्स हैं इनकी डिफरेंट फील्ड्स में। 1985 में क्या हुआ कि वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नर्सिंग डिवीज़न जो है उनकी पूरी एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें उन्होंने सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें पेश किया, कंसेंसस हम कहते हैं, यानी कि अपने अपने ओपिनियंस उन्होंने शेयर किए कॉन्फ्रेंस में। इस ऑन द इसेंशियल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस पे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ पेश किए, अपने अपने ओपिनियंस पेश किए, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसकी पब्लिक हेल्थ की प्रैक्टिस के बारे में। वाशिंगटन डीसी 1985 में ये कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट ओपिनियंस शेयर किए गए, लेकिन इस ग्रुप में ये क्या आखिर में कंक्लूड किया गया कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है देन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स में जितनी भी नर्सेज प्रैक्टिस कर रही हैं कम्युनिटी में, रिगार्डलेस ऑफ देयर एजुकेशन प्रिपरेशन, यानी कि उनके चाहे जो भी एजुकेशन की हो, लेकिन अगर वो कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस कर रही हैं सो वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आ गई है। सो ये ब्रॉडर टर्म है देन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। फिर क्या हुआ कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है ये कम्युनिटी है, कहा गया कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही एक पार्ट है और इसे हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बेसिक पब्लिक हेल्थ कंटेंट जो होते हैं, यानी कि इसमें बैचलर लेवल तक डिग्री होती है एंड इसकी स्पेशलाइज प्रैक्टिसेस होती हैं ताकि नर्सेज जो हैं उन्हें प्रिपेयर किया जाए फॉर पब्लिक हेल्थ में, आगे आगे वो मास्टर लेवल तक जा सकती हैं ताकि पब्लिक हेल्थ बेस्ड जो क्लियर है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है वो मज़ीद जो है उसमें डेवलपमेंट आती रही, मज़ीद जो है वो जो है बेहतर बनाया जा सके। सो इस पे जो ये डिबेट थी जिसमें सारी ये कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, लेकिन 1980s तक ये इशू जो है रिजॉल्व नहीं हो सका। इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है वो आज तक अनक्लियर है। सो कन्फ्यूजन जो है वो अभी भी है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है ये continues to mean the synthesis of nursing and public health science is applied to promoting and protecting the health of population। यानी कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है वो आज तक कंटिन्यू है जिसमें नर्सिंग में ये पब्लिक हेल्थ का वो है वो चल रहा है एंड पब्लिक हेल्थ साइंसेस जो है वो भी पढ़ी जाती है ताकि इसमें जो है पॉपुलेशन यानी कि जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ये हम सिनोनिमसली यूज़ करते हैं विद द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के साथ, यानी कि इनका मीनिंग जो है सिनोनिमसली हम कहते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है एंड इसमें रेफ़र किया जाता है टू स्पेशलाइज पॉपुलेशन फोकस प्रैक्टिस नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि इसमें एक ख़ास पॉपुलेशन जो है उसको फोकस में रखते हुए वहाँ पे जो है हेल्थ प्रैक्टिस किया जाता है। पब्लिक हेल्थ साइंसेज विच अप्लाइज पब्लिक हेल्थ साइंस एज वेल एज नर्सिंग सर्विसेज, जिससे हम पब्लिक हेल्थ साइंसेज भी में भी अप्लाई किया जा सकता है एज वेल एज नर्सिंग सर्विसेज में भी होती हैं। और जो पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन है इस दो टर्म्स के दरमियान में यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसे बिगिनिंग लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन कहा जाता है, जबकि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग को जो है एडवांस लेवल कहा जाता है। अब कहीं पे एक बात हो रही है, कहीं पे दूसरी बात होती है, तो जब भी इन टर्म्स का यूज़ होता है तो हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पॉपुलेशन इन कम्युनिटीज़ जो है वो ही टारगेट प्रैक्टिस है, यानी कि वहाँ पर प्रैक्टिस करना सही है या नहीं, या फिर नर्सिस जो है वो इन पब्लिक हेल्थ में क्या वो प्रिपेयर्ड हैं कि वो पब्लिक हेल्थ में प्रैक्टिस कर सकती हैं या नहीं। सो ये कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा से रहा है। अगर हम इसका समरी देखें तो यहाँ से सारे MCQs आ सकते हैं। आप यहाँ पे ये अच्छी तरह से याद कर लें। अर्ली होम केयर स्टेज जो है मिड 1800 में स्टार्ट हुआ, ये भी याद करना है MCQs के लिए। इनका फोकस जो था वो ज़्यादा सिक और पुअर पीपल पे था। नर्सिंग ओरिएंटेशन जो है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता था, यानी कि इसमें पॉपुलेशन बेस्ड नहीं था। सर्विसेज जो है वो सिर्फ क्यूरेटिव सर्विसेज दी जाती थी। इसमें ये जो है रिलीजियस बेस्ड था और चैरिटेबल बेस्ड था।
डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग जो है वो मिड 1800 टू 1900 में इनका फोकस ठीक और हुआ था, दोनों का सेम था। नर्सिंग ओरिएंटेशन इसमें भी इंडिविजुअल था। सर्विसेज जो है वो क्यूरेटिव के साथ साथ प्रिवेंटिव भी थी, क्योंकि क्लीननेस वगैरह भी उन्होंने प्रिवेंशन देना भी स्टार्ट कर दिया। एजेंसीज जो है वैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो ये चलाते थे। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है वो 1900 टू 1970 में स्टार्ट हुई। ये सारे जो है टर्म्स याद रख लेने हैं, ये पेपर में आ सकते हैं फॉर एमसीक्यूज में। इनका जो फोकस था वो नीडी पब्लिक पे था और जनरल पब्लिक पे था। नर्सिंग ओरिएंटेशन जो है फैमिली कम्युनिटी ये सारी थी। सर्विसेज जो थी वो क्यूरेटिव, लेस क्यूरेटिव थी और मोर प्रिवेंटिव थी। एजेंसीज वॉलंटरी इन सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये चला रही थी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है 1970 टू प्रेजेंट डे था। इनका जो फोकस था वो टोटल पॉपुलेशन पे था। नर्सिंग ओरिएंटेशन जो है वो पॉपुलेशन थी। सर्विसेज जो है ये हेल्थ प्रमोशन करती, इलनेस प्रिवेंशन यानी कि क्यूरेटिव सर्विसेज इसमें नहीं थी। एजेंसीज मैनी काइंड ऑफ सम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एजेंसी जो है ये चला रही थी। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं फ़िलासफ़ी। इसमें 4 डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़िलासफ़ी ऑफ इंडिविजुअल राइट ऑफ बीइंग हेल्दी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल का अपना राइट है कि वो हेल्दी रहे, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है। हेल्थ जो है ये बिलीव किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है हेल्थ एज अ ह्यूमन बीइंग एक राइट है उसका कि टू बीइंग हेल्दी, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी ये उसके राइट दिया गया है कि वो हेल्दी रहे बाय अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के मुताबिक। हेल्थ फॉर ऑल का जो गोल था, यानी कि आगे हम ये पढ़ेंगे कि गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल जो है ये इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है। जो गोल है ऑफ हेल्थ फॉर ऑल जो कि आगे आगे हम पढ़ेंगे, ये बेस है ऑन द फिलॉसफी पे, यानी कि ये इसी फिलॉसफी पे बनाया गया है, इसके बेसिस पे बनाया गया है कि इंडिविजुअल का राइट है ऑफ बीइंग हेल्दी। ये फिलॉसफी इनकम पास करता है कि यानी कि हर एक एस्पेक्ट जो है सोसाइटी का, यानी कि वो सोशियो कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, इन सब के इस सब को वो जो है वो इनकम पास करता है, यानी कि ये इस सब के हिस्से में आता है। इस फिलॉसफी में ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि हमारी जो हेल्थ है वो सोशली हेल्दी होनी चाहिए, मेंटली, इकोनॉमिकली, हर तरह लिहाज से जो है हेल्थ प्रोवाइड होना एक इंडिविजुअल का राइट है और इसके दरमियान में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। सेकेंड फिलॉसफी जो है और वर्किंग टुगेदर अंडर अ कॉम्पिटेंट लीडर फॉर कॉमन गुड्स, यानी कि हम अपने कॉमन नीड्स के लिए एक कॉम्पिटेंट लीडर के अंडर काम कर रहे हैं, इस बात की फ़िलॉसफी। प्रिमिटिव एज से ये हम सुनते आ रहे हैं कि ज़रूरत पूरत करने के लिए जो है हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ रहा है, यानी कि अगर ज़रूरत ना होती तो कोई भी किसी के साथ रहना ना चाहता होता। एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, भले हम एक दूसरे के चाहे अच्छे लगते हों ना अच्छे लगते हों। मॉडर्न कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसकी जो बेसिस है इज़ टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, वो इस फिलॉसफी के बेस पे बनाया गया है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो बेसिस है वो इस फिलॉसफी के बेस पे है कि हमें कम्युनिटी में जिस तरह के हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, ये इस फिलॉसफी पे बेस्ड है। जब ये आती है बात अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की करें, कम्युनिटी से जो अगर काम करें तो उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कम्युनिटी के लोगों की। ये अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बिहेवियर में उन्हें चेंज लाना होगा, हेल्थ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज है इसकी डिलीवरी के लिए एक डेमोक्रेटिक टीम भी होनी चाहिए जो कि हर एक तक जो है वो टू द डोर हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। Third philosophy is that people in the community have the potential for continual development and are capable of dealing with their own problem if educated in health। यानी कि कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो अपनी डेवलपमेंट खुद ही कर सके, अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने में वो खुद रोल प्ले कर सके और वो कैपेबल हों कि वो अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील कर सके अगर हम उन्हें एजुकेट करें या उनकी हेल्प करें। अगर एक इंडिविजुअल है
उसकी इंटेलिजेंस एवरेज है, यानी कि एवरेज लर्नर है, एवरेज इंटेलिजेंस है, तो वो अपनी ओन नीड्स के साथ खुद ही डील कर सकता है, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकता है, उसे अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर सकता है, अपनी चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, और वो अपने प्रॉब्लम जो है वो खुद सॉल्व करना जान सकता होता है, अगर हम उसे थोड़ा सा एजुकेट करें, उसकी हेल्प करें। इस फिलॉसफी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिलॉसफी के बेसिस पे ये हेल्थ एजुकेशन जो है इसको प्रमोट किया गया है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं होम टू होम इंडिविजुअल को, होम हेल्थ सेंटर्स में, प्लेस ऑफ वर्क में, स्कूल, कम्युनिटी प्लेसेस और हॉस्पिटल वगैरह में जो हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जगह जगह पे जाकर। सो ये इस फिलॉसफी पे बेस है, इसके फिलॉसफी के बेस पे ये बनाया गया है। ये हेल्प करता है टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर रिस्पेक्टिव टू हेल्थ, यानी कि हेल्थ की तरफ जो उनका बिहेवियर है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए, थोड़ा सा बेहतर हो जाए। फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म की फिलॉसफी हम कैसे बनाते हैं? सो फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म हम कहते हैं जो सोशल सिस्टम होता है इन द सोसाइटी में, उस सोशल सिस्टम जो है उसमें जो है क्या करती है गवर्नमेंट के वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन, ओवर प्रोडक्शन को उसको किस तरह रोकना है, और जो रिसोर्सेज हैं उसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग द पीपल्स, लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा। इसे हम कहते हैं फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जो होता है इसे हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने ये डिफ़ाइन किया है, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है जिसे हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहते हैं, उन्होंने इसे एज अ डिफ़ाइन किया है हेल्थ को, जिसे हम लेडी लैम्पी कहते हैं, ये इस नाम से मशहूर है, और इन्होंने हेल्थ को डिफ़ाइन किया है कि स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड यूजिंग एवरी पावर द इंडिविजुअल पोजेस टू फुलफिल इट्स एक्सटेंट, यानी कि एक पर्सन तब वेल होता है जब वो अपनी जितनी भी उसकी जो पावर है वो उसे यूज़ कर सकता है अपने फुल एक्सटेंट तक, दैट्स कॉल्ड बी हेल्थ। अल्टरनेटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को कहते हैं कि वो हर लिहाज से जो है वेल हो, एंड डिजीज़ जो है वो एब्सेंट हो और इन्फॉर्मिटी ना हो। ओके, सो इन्फॉर्मिटी ना हो और डिजीज़ की एब्सेंट हो, इसे हम कहते हैं हेल्थ। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ये डेफिनेशन है कि दैट्स सो मीनिंगफुल, एंड ज़्यादातर यही हम जो है इसी से हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है? टर्म हेल्थ जो है इसे डिराइव किया गया है फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड हेल्थ से, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, जिसका लिटरली मतलब होता है अ स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड और होल, यानी कि खुशाश बशाश रहना। वे बैक इन 400 BC में अगर हम देखें तो हिपोक्रेट जो होता है इसने सबसे पहले अफर्म दैट ह्यूमन वेलबींग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम टोटल ऑफ ऑल द एनवायरमेंट फैक्टर। हिपोक्रेट जो था वो सबसे पहला था जिसने डिजीज़ को डिफ़ाइन किया था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं ये ह्यूमंस की वेल बीइंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि उनका लिविंग हैबिटेट कैसा है, उनका क्लाइमेट कैसा है, क्वालिटी ऑफ एयर क्या है, वाटर, फूड, ये सारी जो है हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं। यानी कि पहले ज़माने में ये सोचा जाता था कि हेल्थ जो है अगर कोई किसी की हेल्थ ख़राब हो गई, कोई सिक हो गया है, तो ये थ्रू द लॉर्ड उसे कोई सज़ा के तौर पे दिया गया है। लेकिन हिपोक्रेट ने ये डिफ़ाइन किया गया कि ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारे सोशल जो कि हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सिकनेस हो जाती है। अकॉर्डिंगली एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था कि कहते हैं कि हेल्थ जो है ये 3 वाइटल कंपोनेंट जो है अगर इनके दरमियान हार्मनी होगी देन वी कॉल्ड हेल्दी, यानी कि बॉडी, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल अगर सही होगा सो मीन्स दैट्स हेल्दी। हिस्टोरिकली स्पीकिंग हेल्थ एंड डिजीज़ हैव बीन कंसिडर्ड, हेल्थ और डिजीज़ जो है इन्हें कंसिडर किया जाता है, ये एक ही कॉन्टिनम के 2 एक्सट्रीम्स हैं, यानी कि एक साइड पे और एक दूसरा साइड पे।
लाइक दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूम, इसके दो एक्सट्रीम्स हैं और एक पे हेल्थ है और एक पे डेथ है. सो अगर हेल्थ होगी तो डेथ एब्सेंट होगी, एंड अगर हेल्थ एब्सेंट होगी सो ऑलरेडी दूसरा डेथ होगा. सो एक अगर एब्सेंट होता है तो दूसरा प्रेजेंट होगा. हेल्थ एंड वेलनेस क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस जो होते हैं ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, एंड इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी है. वेलनेस जो है ये कंसिडर किया जाता है, यानी कि हेल्थ के लिए वेलनेस का होना ज़रूरी है प्रिकर्सर है हेल्थ का, एंड एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम अपनी हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ की तरफ चॉइसेस कर सकते हैं. यानी कि हमने किस तरह हमारा माइंड सेट है अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, फुलफिलिंग लाइफ के बारे में, सो उसमें हम चॉइसेस कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं. वेलनेस जो है ये डायनामिक लाइफस्टाइल से अचीव होता है, यानी कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर से बेहतर बनाएं सो वी बिकम हेल्दियर. सो ये इनकम्पास करता है जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सेल्फ रिलायंस भी होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी. ये सारी चीज़ें अगर हमें मालूम होंगी, ये सारी चीज़ें अगर इसमें इंक्लूड आ रही हैं, ये सब हर एस्पेक्ट्स के लिहाज से जो है हम हेल्दी हैं, सो मीन्स ये एक वेलनेस है. ओके, सो यानी कि हर एक एस्पेक्ट से जो है वो वेलनेस होनी चाहिए. ये वेलनेस जो है इसे डिफ़ाइन किया जाता है लाइक ये एक फीलिंग है जो कि पर्सन एक्सपीरियंस करता है अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में. वेलनेस जो है ये एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है, यानी कि ये जो इंडिविजुअल है उससे ही सिर्फ पता होता है कि हाँ वो वेल है या नहीं है, भले कोई डिजीज़ उसे हो या ना हो. लेकिन अगर वो कहे कि आई एम नॉट वेल सो मीन्स ही इज़ नॉट वेल, और अगर उसे भले कोई डिजीज़ हो और वो कहे कि या आई एम वेल सो मीन्स इट्स वेल. सो इसमें डिजीज़ का कोई रोल नहीं है कि वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है. दिस इज़ ओनली जस्ट अ प्योर सब्जेक्टिव फिनोमेना कि अगर आपका कोई एक एस्पेक्ट भी, यानी कि मेंटल, सोशल, एनवायरमेंटल, कोई भी एस्पेक्ट जो है वो वेल नहीं है सो मीन्स यू आर नॉट बीइंग वेल. यानी कि इस चीज़ों के लिए बॉडी और माइंड का जो है ऑप्टिमम स्टेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो डिफरेंट कंसेप्ट वेलनेस के हमने देखे हैं. वेलनेस एक्टिव प्रोसेस है, इसमें हम टूवर्ड्स अपनी फुलफिलिंग लाइफ के लिए चॉइसेस कर सकते हैं. ये चेंजिंग प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ग्रोथ है, यानी कि इसमें चेंजेस आती हैं, ग्रोथ भी होती है इसमें, एंड इसमें जो फीलिंग होती है पर्सन की अबाउट देयर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में. ये ब्रॉडर टर्म है देन हेल्थ से हम इसे ब्रॉडर टर्म ही यूज़ किया जाता है, और ये हम इंटरचेंजेबली इसके कंसेप्ट यूज़ करते हैं, और ये बेस होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, पर्सनल ओपिनियंस पे बेस्ड होता है. सो लेट्स डू विद द इलनेस. इलनेस जो है इज़ अ फीलिंग होती है जिसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं अनहेल्दीनेस. ये इंटायरली पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और पेशेंट को ही सिर्फ पता होता है कि ही और शी इज़ इल और नॉट. सो ये वो स्टेट है जिसमें पर्सन जो है वो फील करता है अनहेल्दी, और ये डिज़ीज़ के साथ रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. यानी कि डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकता है सम टाइम, लेकिन तब तक डिज़ीज़ अनडिक्लेयर्ड होती है एंड शुरू में जो है वो इलनेस फीलिंग आती है. देन बाद में डायग्नोस के बाद पता चलता है कि हाँ नहीं ये डिज़ीज़ थी जिसकी वजह से ये इल फील कर रहे थे. लेकिन समटाइम्स ये रिलेटेड होता है, हर टाइम नहीं. एंड जैसे कि अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज़ पेशेंट्स में ऐसे होता है. अकॉर्डिंग टू कोजेर इट 2004, ये वाली जो चीज़ें हैं ये जो डिफरेंट उनके नाम दिए गए हैं, इसमें जो मेन नाम है जैसे कि नाइटिंगेल का हो गया, ये वाले आ जाते हैं WHO वाला, लेकिन इसमें ये और चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है इसमें टर्म्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो फिलॉसफी वाला इंपॉर्टेंट है. इलनेस जो है ये एक हाईली पर्सनल स्टेट होती है जिसमें पर्सन जो है वो फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग जो है वो थॉट टू बी डिमिनिश्ड हो जाती है. यानी कि इसमें से अगर कोई एक एस्पेक्ट भी डिमिनिश हो जाता है, ही और शी मे बी फीलिंग इल. इलनेस जो है ये डिफरेंट फॉर्म डिजीज़ से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इलनेस और डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है जैसे कि हेल्थ और वेलनेस में है. इलनेस जो है ये मेनली सब्जेक्टिव फीलिंग होती है ऑफ बीइंग सिक एंड डज नॉट परटेन टू अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस और प्रॉब्लम. यानी डिजीज़ में जो है पैथोलॉजिकली कोई फंक्शन डिस्टर्ब हो गया होता है, जबकि इलनेस में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो
इट इज़ द ओनली इंडिविजुअल हु कैन से दैट ही और शी इज़, यानी कि ये सिर्फ उसी पर्सन को पता है कि वो इल है या नहीं है। सम टाइम ऐसे होता है कि अगर किसी को कोई एबनॉर्मलिटी होती है, उसके साइन सिम्टम्स सब शो हो जाते हैं, डिजीज़ होती है, लेकिन वो फील नहीं करता है इल, बल्कि वेल होता है। यानी कि सम टाइम अगर किसी का बॉडी टिश्यू जो है या कि बॉडी अगर हाथ पाँव जो है वो टूट गया, डायबिटीज़ है उसे, लेकिन वो फील नहीं कर रहा इल, सो और उसे डिजीज़ है, सो यानी कि फंक्शन डिस्टर्ब हो गया लेकिन इलनेस नहीं है। सो ये जो है या फिर अगर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है और फील कर रहा है इल, सो इलनेस जो है ये एंटायरली सब्जेक्टिव फीलिंग है और ये डिजीज़ से रिलेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेंटोरियस 2006 में उन्होंने कहा है सिकनेस जो है ये वो स्टेट होता है जिसमें बंदा जो है वो अपनी सोशल डिसफंक्शन हो जाती है, यानी कि उसकी जो रोज़मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी जो जितने वर्किंग चीज़ें होती हैं, यानी कि जो वो काम परफॉर्म कर रहा होता है, अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकता, वो सोशल डिसफंक्शन हो जाती है, देन वी कॉल्ड इट सिकनेस। डिजीज़ क्या है? डिजीज़ जो है ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड से निकला है, अल्टीमेटली लैटिन भी है। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ईज, यानी कि ईज नहीं है, डिस और ईज। डिसीज़ जो होती है ये इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं किसी बॉडी के किसी फंक्शन में या स्ट्रक्चर में या फिर ऑफ द माइंड एंड बॉडी, इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द माइंड एंड बॉडी, यानी कि माइंड और बॉडी से भी ये रिलेटेड हो सकता है। डिजीज़ जो है ये एक ऑब्जेक्टिव फिनोमेना है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब जो इलनेस है वो सब्जेक्टिव फिनोमेना है, कि पेशेंट को पता होगा। डिजीज़ का पेशेंट को पता नहीं होता, बल्कि वो डायग्नोस की जाती है, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड देन भी कॉल्ड इट कि ये डिजीज़ है या नहीं है। सो ये ऑब्जेक्टिव फिनोमेना है और इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत होती है, पर्सनल ओपिनियन पे बेस नहीं होता। ये डिजीज़ होती है, इसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन जिसके कुछ साइन सिम्टम होते हैं जो कि डिजीज़ से एसोसिएटेड होते हैं। ऑफन डिफरेंट डिजीजेज हैव सिमिलर से, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जिनमें सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। सो ये फिजिशियन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो डेप्थ में एनालाइज करे और करेक्ट डायग्नोस करे। डिजीज़ की स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट जो होता है ये कॉज डिजीज़ जो है उसकी इटियोलॉजी फाइंड करता है, यानी कि कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ फाइंड करता है, किस वजह से डिजीज़ हुई है। और डिजीज़ और डिज़ॉर्डर में भी फिर काफ़ी फ़र्क है। डिज़ॉर्डर जो होता है जिसमें पार्शियल और स्लाइडली या फिर टेम्पररी जो इरेगुलरिटी आ जाती है सिम्टम में, यानी कि डिजीज़ में इरेगुलरिटी नहीं आती, फंक्शन डिस्टर्ब होता है। जबकि डिज़ॉर्डर में जो होता है ये एक परमानेंट वो टेम्पररी वो होता है, यानी कि इरेगुलरिटी आ जाती है। यानी कि अगर किसी का कोई हाथ या पाँव नहीं है देन वी कॉल नॉट ए डिजीज़, यानी कि वो डिजीज़ नहीं है बल्कि वो डिज़ॉर्डर है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज रोल्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। क्लाइंट इसके 3 मेन डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स होते हैं। क्लाइंट ओरिएंटेड रोल्स होते हैं, डिलीवरी ओरिएंटेड रोल्स एंड पॉपुलेशन ओरिएंटेड रोल्स। क्लाइंट ओरिएंटेड रोल्स जो होते हैं वो 8 है, नंबरिंग भी याद करनी है, साथ में इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। केयर गिवर, एजुकेटर, काउंसलर, रेफरल रिसोर्स, रोल मॉडल, एडवोकेट, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर एंड केस मैनेजर। सो 1 बाय 1 हम सबको डिवाइन करेंगे। केयर गिवर का क्या मतलब होता है, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस, नर्स जो है वो नर्सिंग प्रोसेस यूज़ करती है ताकि वो नर्सिंग इंटरवेंशन कर सके इंडिविजुअल, फैमिली या फिर पॉपुलेशन या ग्रुप वगैरह जहाँ पे भी वो है केयर प्रोवाइड कर सके। सो ये केयर प्रोवाइडर होती है जो नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करती हैं। एजुकेटर होती हैं, यानी कि वो लर्निंग फैसिलिटेट करती है, लर्निंग फॉर पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर चेंज, यानी कि पॉपुलेशन कम्युनिटी हमें अगर वो जा रही हैं लोगों को एजुकेट कर रही है, लाइक हैंड वॉशिंग करना सिखा रही हैं, सो ये उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि जो है वो किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को और हेल्थियर बना सकते हैं। काउंसलर होती हैं, यानी कि वो टीच करती हैं, काउंसलिंग करती हैं, असिस्ट करती हैं क्लाइंट के साथ कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के ज़रिए से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर से उन्हें टीच करती है, उन्हें गाइड करती है और अगर कोई वो ट्रीटमेंट वगैरह लगे उसके लिए उन्हें उनकी काउंसलिंग करती है। सो काउंसलर किस तरह होती है, वो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, जैसे कि डायग्रामेटिकली और क्लाइंट इंडिविजुअल। सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेगी, फिर सोल्यूशंस उसके ढूंढेंगी कि हाँ क्या सोल्यूशन इसके लिए मिल सकता है, क्राइटेरिया बनाएंगी फॉर एक्सेप्टेबल सोल्यूशन की, यानी कि जिसके लिए वो अप्लाई कर रही हैं उस इंडिविजुअल के लिए वो एक्सेप्टेबल हो।
फिर इवोलुएट करेगी प्रपोज सॉल्यूशंस को इन टर्म ऑफ क्राइटेरिया के, फिर उसे इम्प्लीमेंट करेगी और फिर इवोलुएट करेगी कि वो प्रॉब्लम इस सोल्यूशन से सॉल्व हो गई है या नहीं। रेफरल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि एक क्लाइंट जो है अगर उसकी नीड्स पूरी यहाँ पे नहीं हो रही, वो उन्हें रेफ़र करती हैं टू अदर हेल्थ केयर सिस्टम में, ताकि उसकी वो नीड सब कुछ पूरा हो सके। रोल मॉडल होती है, यानी कि वो करके बताती है। रोल मॉडल का होता है यानी कि करके बताना। हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स को वो परफॉर्म करके बताती हैं ताकि वो उन्हें याद हो जाए। जैसे कि कम्युनिटी में जा रही है, उन्हें हैंड वॉशिंग का तरीका वो करके बता रही, सो दिस इज़ कॉल्ड रोल मॉडल। इसके हवाले से काफ़ी MCQs आ सकते हैं। एडवोकेट होती हैं, एडवोकेट यानी कि वो बिहाफ ऑफ द क्लाइंट के बिहाफ पे बोलती हैं, उनके जो जितने राइट्स हैं उसके लिए बोलती हैं। सो कॉल्ड इट एडवोकेट। प्राइमरी केयर प्रोवाइडर होती है, यानी कि उनकी जितनी इसेंशियल नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरत होती है उनकी हेल्थ प्रमोशन के लिए, डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए एंड उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है वो सब उनको प्रोवाइड करना जो है वो नर्स का काम है। केस मैनेजर होती हैं, ये कोऑर्डिनेट करती हैं, डायरेक्ट करती हैं द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू मीट क्लाइंट नीड, मैक्सिमाइज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मिनिमाइज द एक्सपेंसेस ऑफ केयर। केस मैनेजर होती है यानी कि केस को मैनेज करना जानती हैं कि अगर एक हमारे पास क्लाइंट आया है, वो कितना जो है उसे कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितनी नीड्स की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना, कितनी हेल्थ केयर की ज़रूरत है, कौन कौन सी सर्विसेज की ज़रूरत है और जो रिसोर्सेज हैं वो उन्हें प्रोवाइड हो रहे हैं या नहीं, और उनकी एक्सपेंसेस जो है वो कम से कम होनी चाहिए जो वो अफोर्ड कर सके। फिर है डिलीवरी ओरिएंटेड रोल्स क्या है। कोऑर्डिनेटर, केस मैनेजर, कोलैबोरेटर एंड लाइजन। डिलीवरी ओरिएंटेड रोल में पहले आता है कोऑर्डिनेटर, केयर मैनेजर, यानी कि वो जितनी भी सर्विसेज हैं उसे इस तरह ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट करती हैं कि वो क्लाइंट को उनकी नीड्स मिल सके इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर में। कोलैबोरेटर होती हैं, यानी कि कोलैबोरेशन में काम करती हैं, इंगेज रखती है हर एक को डिसीजन मेकिंग में रिगार्डिंग द नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में और इसके क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस होने चाहिए। उसमें कोलैबोरेटर यानी कि कोलैबोरेशन में सब काम करते हैं। एंड लाइजन होती है, यानी कि लाइजन वो पर्सन होता है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में काम, डिफरेंट पीपल्स जो हैं उनमें वो काम करता है कि डिफरेंट पीपल एक साथ काम कर सकें, उनके दरमियान इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट कराती हैं, यानी कि ये मेंटेन करती हैं कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन को क्लाइंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर और अमंग अदर प्रोवाइडर्स के दरमियान में। यानी कि पेशेंट जो होता है वो कोई सिर्फ एक बंदा हैंडल नहीं कर रहा होता, बल्कि ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होती हैं वो उसकी हेल्थ केयर में इन्वॉल्व होते हैं। फिर है पॉपुलेशन ओरिएंटेड रोल। 6 है केस फाइंडर, लीडर, चेंज एजेंट, कम्युनिटी डेवलपर, कोलिशन बिल्डर एंड रिसर्चर। सो केस फाइंडर क्या होती है, यानी कि वो आइडेंटिफाई करती है क्लाइंट को, उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसे, उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई करती है एंड देन उसे अवेयर करती है पॉपुलेशन को, उनकी पॉपुलेशन लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर आइडेंटिफाई करती हैं कि पॉपुलेशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि केस को फाइंड करना जानती हैं। फिर लीडर होती है, यानी कि इन्फ्लुएंस करती है क्लाइंट को और एक्शन ले सकती है रिगार्डिंग जितनी भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स अगर कम्युनिटी में आइडेंटिफाइड हुई है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उसके ख़िलाफ़ उनसे उसके लिए कोई एक्शन स्टेप या लेती है ताकि वो उसको सॉल्व कर सके, यानी कि एक लीडर की तरह काम करती है। चेंज एजेंट होती है, यानी कि इनिशिएट करती है, फैसिलिटेट करती है चेंज इन इंडिविजुअल क्लाइंट बिहेवियर में, कंडीशन में और दोस्त अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रुप्स, यानी कि अगर पॉपुलेशन में कोई अफेक्टेड हुआ है, क्लाइंट अफेक्ट हुआ है, उसके जो है चेंज एजेंट के तौर पे काम करती है, यानी कि उनकी हेल्थ केयर को जो है उसमें चेंजेस लाती हैं या उसे और मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए। कम्युनिटी डेवलपर होती है, यानी कि कम्युनिटी को डेवलप करने का काम होता है, यानी कि mobilize resident and other segment of the population to take action regarding identified community health problem issues, यानी कि कम्युनिटी जो है उनके मेंबर्स को वो इनकरेज करती हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाइड करें और उनसे खुद डील करना जाने। कोलिशन बिल्डर होती है, यानी कि प्रोमोट द डेवलपमेंट और एंड मेंटेनेंस ऑफ अलायंसेस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल टू एड्रेस स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज। कोलिशन बिल्डर का मतलब होता है यानी कि
पॉपुलेशन जो है उसमें जितने भी लोग हैं उनके दरमियान यूनियन डेवलप करती है। अलाइंसेस का मतलब होता है यूनियन डेवलप करना, ताकि उनकी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो सके और उसे जो है वो सॉल्व किया जा सके। रिसर्चर होती है, यानी कि डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड फिनोमिना जो होती है उन पर रिसर्च करती है, उसे एवेलुएट करती है कि हम किस तरह किस इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन के साथ इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। So that's all about today's topic, community health nursing, introduction to community health nursing. if अगर आपको मेरे चैनल पे नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।